अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जमाते पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 11वां सबक हिफाजती इक़दामात और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। ये आपको नई किताब के अंदर ये नाम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है उसके अंदर आपको नाम देखने को ये मिलेगा हिफाजती इक़दामात। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिफाजत इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर इस सबक को आप मुकम्मल पढ़ें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। तो चलिए, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हुए सड़क अबूर करना चाहिए। दोस्तों, सड़क के एक किनारे से जब हम दूसरे किनारे जाते हैं यानी सड़क को अबूर करते हैं तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो जवाब आपके सामने ये रहा, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। दोस्तों, सड़क पर आपको सफ़ेद और काली जो पट्टी नज़र आती है ट्रैफिक सिग्नल के पास, उसी को हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। सिनेमा हॉल, दफातर और कसीर मंजिला इमारतों में हादसे की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जो सिनेमा हॉल में, दफातर और कसीर मंजिला इमारतें यानी ज़्यादा जो मंजिला इमारतें होती हैं उसमें हादसा की रोकथाम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, आतिशफ़्रो आला। दोस्तों, आतिशफ़्रो आला जो होता है वो आग पर काबू पाने के लिए बहुत ही अहम होता है। दोस्तों, इस सबक में तमिलनाडु के एक स्कूल का भी जिक्र किया गया जिसमें आग लगने का हादसा पेश आया था। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ज़मीन के इर्तियाश यानी झटकों, ज़लज़लों की इस स्केल पर निशानदही की जाती है। दोस्तों, ज़मीन के इर्तियाश यानी जो झटके ज़लज़ले के होते हैं उसकी किस स्केल के ज़रिए निशानदही की जाती है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, रिक्टर स्केल। दोस्तों, अगर ज़मीन में शदीद झटके पैदा हो तो ज़लज़ले वाक़ होते हैं और ज़मीन के इर्तियाश यानी जो झटके होते हैं उसको रिक्टर स्केल के ज़रिए निशानदही की जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, रिक्टर स्केल इतने पॉइंट से ज़्यादा हो तो हादसा पेश आते हैं। हमने जाना कि अगर ज़मीन में शदीद झटके पैदा हों तो ज़लज़ले वाक़ होते हैं। ज़मीन के इर्तियाश यानी झटकों को रिक्टर स्केल के ज़रिए निशानदही की जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिक्टर स्केल इतने पॉइंट से ज़्यादा हो तो हादसा पेश आते हो यानी जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो कितने पॉइंट से देखें, 6 या 7 पॉइंट से ज़्यादा दर्ज हो तो ज़लज़ले वाक़ होते हैं, इसमें जानी और माली नुकसान होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हमारे मुल्क रियासत महाराष्ट्र ज़िला लातूर में शदीद ज़लज़ला पेश आया था। बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि हमारे मुल्क रियासत महाराष्ट्र में ज़िला लातूर में शदीद ज़लज़ला पेश आया था। वो कौन से साल में देखें, 1993 ईस्वी। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ज़िला लातूर का जिक्र किया गया है यानी ज़िला लातूर में शदीद ज़लज़ला आया 1993 में। तो वो मुकाम जहाँ पर ज़लज़ला आया था उसका नाम बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप अच्छे से जहन में रखें, किरली ज़िला लातूर में जो शदीद ज़लज़ला आया था यानी ज़िला लातूर में वो मुकाम है किल्लारी। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, 2001 में अब तक का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था। यहाँ पर ये वाज़े हो रहा है कि 2001 में सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था। तो दोस्तों उस जगह का नाम क्या है, उस मुकाम का नाम क्या है? तो जवाब देखें, गुजरात के कच्छ यानी भुज में 2001 में अब तक का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था। उसकी वजह से दोस्तों हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे, जायदादों को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा था। आप इसको भी अच्छे से ज़हन में रखें, उस ज़लज़ले में मुतासिरा अफराद की
बाज़ आबादकारी के लिए सरकार ने कई इक़दाम किए। उनकी मुल्क के तमाम अफराद ने एहतियात के ज़रिए मदद की थी। हमारी रियासत में 1977 ईस्वी में ज़लज़ला आया था। दोस्तों, हमारी रियासत तेलंगाना में 1977 ईस्वी में ज़लज़ला आया था। यहाँ पर भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि सवाल ऐसे भी हो सकता है कि हमारी रियासत में ज़लज़ला यानी बड़ा ज़लज़ला कब आया था। तो दोस्तों, हमारा जवाब रहेगा 1977। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये किया गया है कि हमारी रियासत में 1977 ईस्वी में ज़लज़ला आया था। उस जगह का नाम देखें दोस्तों, दिवी सीमा में हमारी रियासत में 2001 में सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था। उसके बाद दोस्तों 2009 में करनूल और महबूब नगर में शदीद सैलाब आए थे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, करनूल और महबूब नगर में शदीद सैलाब इस साल आया था। दोस्तों, करनूल और महबूब नगर में शदीद सैलाब आए थे, वो कौन से साल में आया था? दोस्तों, जवाब देखें 2009 में करनूल और महबूब नगर में शदीद सैलाब आया था। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ये गाड़ी रोज़ाना तिब्बी अमले के किसी गांव जाकर वहां की अवाम के सेहत से मुताल्लिक़ जांच करते हैं। तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, यानी गाड़ी का नंबर 104। इस गाड़ी से रोज़ाना तिब्बी अमले गांव जाकर वहां के अवाम के सेहत से मुताल्लिक़ जांच करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, इस सियाल को रास तौर पर ज़ख़म पर इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने से पहले हमें अपने दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। अगर हो सके तो दस्ताने पहनकर ज़ख़म को साफ़ करने की कोशिश करें। दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, डेटॉल जैसे एंटीसेप्टिक सियाल को रास तौर पर ज़ख़म पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि एंटीसेप्टिक के जो सियाल के कतरे को पानी में मिलाकर ज़ख़म को साफ़ करें और उस ज़ख़म पर ऑइंटमेंट लगाकर रुई और बैंडेज या कपड़े को रखकर प्लास्टर से चिपका करें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, तेज़ रफ्तार इतने फिट की गहराई से भी आने वाला पानी आदमी को गिरा सकता है। दोस्तों, इतनी रफ्तार यानी कितनी रफ्तार वाला पानी कितने फिट से आने पर आदमी को गिरा सकता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, तेज़ रफ्तार से बहने वाला जो पानी होता है आधे फिट की गहराई से आने वाले सैलाबी पानी भी आदमी को गिरा जा सकता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, तेज़ रफ्तार से 1 फीट की गहराई से आने वाला सैलाबी पानी कार जैसी सवारियों को भी गिरा देता है। यानी 1 फीट की गहराई से तेज़ रफ्तार वाला पानी कार को भी 1 फीट से जो पानी बहता है सैलाबी पानी कार जैसी सवारियों को भी गिरा देता है। अगला पॉइंट ये भी याद रखें, तेज़ रफ्तार से 2 फीट की गहराई से आने वाला सैलाबी पानी कार जैसी सवारियों को बहा कर ले जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जले हुए मुकाम को पहले नल से आने वाले पानी की धार या ठंडे पानी में रखें। जवाब आपके सामने ये रहा, 15 था 20 मिनट। दोस्तों, जो जले हुआ मुकाम है नल से आने वाले पानी की धार या ठंडे पानी में 15 था 20 मिनट तक रखें। उसके बाद जो ज़ख़म लगा है अगर वो गहरा है तो उसको एंटीमेंट लगाएं, अगर नहीं है तो एंटीमेंट ना लगाएं। याद रखिए कि जलने से आने वाले जो आंवले होते हैं यानी आंवलों को कभी ना फोड़ें। और दोस्तों, जले हुए मुकाम को बैंडेज से ना बांधें और ना ही उन ज़ख्मों को ना रगड़ें और ना उन पर बर्फ़ रखें। आग के हादसात के वक्त जिस्म पर कपड़ों में आग लगने पर ना दौड़ें, बल्कि हवा की वजह से आग तेज़ हो सकती है। दोस्तों, SDR के जो उसूल है उस पर अमल करें। यानी SDR से मुराद देखें दोस्तों, स्टॉप यानी रुकिए, D मीन्स ड्रॉप यानी नीचे लेट जाइए, उसके बाद रूल इधर उधर लौटिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मुसलसल पसीना बहना, मतली और सीने में दर्द होना इसकी अलामत है। दोस्तों, पसीना बहना और मतली होना उसके साथ साथ में जो सीने में दर्द होता है ये किसकी अलामत है? दोस्तों, जवाब देखें, दिल का दौरा पड़ने का।
यानी आम तौर पर सीने में ही दर्द को दिल का दौरा समझा जाता है। दोस्तों, अगर किसी शख्स के सीने में शदीद दर्द के साथ दीगर दूसरे हिस्से में भी दर्द हो तो यकीनी तौर पर दिल का दौरा समझा जा सकता है, जैसा कि मुसलसल पसीना बहना, मतली होना और सीने में दर्द होना भी दिल का दौरा पड़ने की अलामतें हैं। ऐसे वक्त अगर हमारे पास कोई दवा मौजूद ना हो तो मुतासिरा शख्स को खांसने के लिए कहें और बिठा कर ही दवा खाना ले जाएं। उन्हें सोना, जो सोने दिया जाता है वो सोने ना दें और ना चलने दें और ना ही ठहरने दें, यानी बिठा दें। दोस्तों, उसके साथ में आप ये भी याद रखें कि जहरीली अशिया का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी जहर पीते हैं या फिर जहर खाते हैं, उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते जाएं, यानी पानी पिलाते जाएं। और अहम बात यह है कि दोस्तों, ऐसे शख्स को उल्टी ना करवाएं और बेहोश होने ना दें। उसके साथ साथ दोस्तों, आप ये भी पॉइंट याद रखें कि जो बेहोश होते हैं उन पर क्या करना चाहिए, यानी उनके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो बेहोश होते हैं उस शख्स को करवट लेटा कर ठुड्डी को उठाते हुए या फिर समझे कि ठुड्डी को उठाए हुए दवाखाना ले जाएं, सीधा लिटाकर ना ले जाएं, क्योंकि सीधा लिटाकर ले जाने से ज़बान हलक में रुकावट पैदा हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सांप के काटने पर इतने लोगों की मौत सिर्फ खौफ से होती है। दोस्तों, सांप के काटने पर इतने लोगों की मौत जो होती है वो सिर्फ खौफ से होती है। तो कितने फ़ीसद देखें? 90%। दोस्तों, 90% ऐसे लोग होते हैं जो सांप के काटने पर यानी खौफ से मर जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, इसको आप अच्छे से याद रखें। ORS का मख्फिफ है या फिर ORS का फैलाव देखें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बनेंगे। लू लगने पर ये पिलाना चाहिए। दोस्तों, जिसको भी लू लगती है उसको क्या पिलाना चाहिए? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, ORS, दहनी बाज आबगी का माहौल या इलेक्ट्रोल मिला हुआ पानी। दोस्तों, ORS आपको मेडिकल पर दस्तयाब रहेगा, आप ORS को हमेशा अपने घर में रखें। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। गोल्डन आवर दवाखाने से क्या मुराद है? दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल है। गोल्डन आवर दवाखाने से मुराद देखें, पहला घंटा, यानी हादसे के बाद का जो पहला घंटा होता है उसे हम सुनहरा घंटा कहते हैं या फिर सुनहरा घंटा कहलाता है, क्योंकि पहले घंटे में मुनासिब तिब्बी इमदाद के ज़रिए जान बचाई जा सकती है। आप अच्छे से ज़हन में रखें कि हादसा जो होता है होने के बाद जो पहला घंटा होता है वो सुनहरा घंटा कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, तजुर्बे खाने में कीमियाई अशिया गिरने पर आँखों को तेज़दार ठंडे पानी में रखें। दोस्तों, तजुर्बे खाने में अगर कोई कीमियाई अशिया गिरती है तो आँखों को ठंडे पानी में रखें। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि आँखों को ठंडे पानी में रखना है। तो कितने मिनट रखना है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, 15 था 20 मिनट तक। 15 था 20 मिनट तक अगर कोई कीमियाई अशिया आँख में गिरती है तो तेज़दार ठंडे पानी में आँखों को 15 था 20 मिनट रखना चाहिए। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, CPR का मख्फिज क्या है या फिर CPR का फैलाव देखें, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चेशंस एंड रिस्टार्ट। तो दोस्तों, अगले पॉइंट्स में हम जानेंगे कि ये क्या काम में आता है। तो दोस्तों, जवाब देखें। उससे पहले सवाल जान लें, दिल का दौरा पड़ने, बिजली का शाक लगने या किसी भी वजह से दिल की धड़कन के रुकने का खदशा होता है, उस वक्त पर इख्तियार किया जाने वाला अमल कहलाता है। दोस्तों, दिल का दौरा पड़ना यानी हार्ट अटैक आना, बिजली का शाक लगना यानी करंट का जो शाक होता है वो लगना, या किसी भी दूसरी वजह से दिल की धड़कन का रुकने का जब खदशा होता है तो दोस्तों उस वक्त CPR करना चाहिए। यानी इस अमल में मुतासिरा शख्स जो होता है उसके सीने पर दरमियानी हड्डी ख़त्म होने के मुकाम से 2 या 3 इंच ऊपरी हिस्से में हथेली पर हथेली रखकर अपने हाथों को सीधा रखते हुए 30 मरतबा दबाएं। और जो आपका दबाव होगा वो ज़्यादा बहुत भी ना करें बल्कि कम भी ना करें, यानी दबाव बहुत ज़्यादा भी ना हो यानी कम भी ना हो।
फिर इसके बाद मुंह से मुतासिरा शख्स के मुंह में 2 मरतबा मसनूई तनफ़ुस का इंतज़ाम करें, यानी सांस फूकें। इस तरह 1 मिनट में 3 मरतबा दिल की धड़कन दोबारा शुरू होने तक कोशिश करें। मसनूई तनफ़ुस देते वक्त यानी सांस फूकते वक्त नथनों को बंद करना और ठुड्डी यानी चीन जो होती है को ऊपर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं।